हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हमारा जो हमने पिछले वीडियो में मुगल चित्रकला यानी मुगल सम्राटों की चित्रकला से संबंधित पढ़ा था। अब मुगल चित्रकला से संबंधित यानी मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था और बाबर के समय से बाबरकालीन चित्रकला, हुमायूंकालीन चित्रकला, अकबरकालीन चित्रकला, जहांगीरकालीन चित्रकला, शाहजहां और औरंगजेब के समय की चित्रकला। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में मुगलकालीन जो प्रमुख चित्र थे उनके भी बारे में पढ़ा। आज हम मुगल कला का अंतिम जो टॉपिक है वो मुगल चित्रकला की विशेषताएं यह पढ़ेंगे। मुगल चित्रकला की विशेषताएं। यह टॉपिक पढ़ेंगे। मुगल चित्रकला की विशेषताओं में हम पहले नंबर का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कोमल तथा बारीक रेखांकन। कोमल तथा बारीक रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। मुगल चित्रकला में जो मुगल चित्रों की जो विशेषताएं वो चीज हम पढ़ रहे हैं। जैसे मुगल चित्रकला में कोमल तथा बारीक रेखाओं का प्रयोग किया गया था। चित्रकार द्वारा बारीक तुलिका से चित्रों की रेखाओं को बहुत महीन एवं बारीक बनाया गया था। कुछ चित्रों में तो रेखाएं इतनी ज्यादा महीन बनाई गई है या इतनी ज्यादा बारीक बनाई गई है कि उन्हें खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं था। कोमल तथा बारीक रेखाओं में क्या कि मुगल चित्रों में कोमल तथा बारीक रेखाओं का प्रयोग किया गया है। चित्रकार द्वारा बारीक तुलिका का प्रयोग किया गया और कई चित्रों में रेखाएं इतनी बारीक तथा कोमल बनाई गई है कि चित्रों को खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं था। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है एक चश्म चेहरे। एक चश्म चेहरे, जैसे मैं आपको बता दूं कि जहांगीर का काल ऐसा काल था जिसमें सर्वाधिक व्यक्ति चित्रों या छवि चित्रों का निर्माण किया गया था। व्यक्ति चित्रों या छवि चित्रों का निर्माण किया गया था और छवि चित्रों में अधिकांशतः चेहरे एक चश्म में अंकित किए गए थे। एक चश्म, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक चश्म चेहरा यानी एक तरफ का चेहरा अर्थात एक आंख और एक कान दर्शाई जाए तो वो एक चश्म चेहरा कहलाता है। अगर ये मानते हैं कि सवा चश्म चेहरे, सवा चश्म चेहरे, सवा चश्म चेहरे यानी दूसरी आंख दिखाई जाती है लेकिन वो आधी दिखाई जाती है, वो क्या होते हैं? सवा चश्म या डेढ़ चश्म चेहरे। सवा चश्म चेहरे और डेढ़ चश्म चेहरे, डेढ़ चश्म चेहरे जिसमें दोनों आंखें दर्शाई जाती है और पूरा चेहरा नहीं दिखाया जाता लेकिन दोनों आंखें दिखाई जाती है। और इसी प्रकार चित्रण में द्विआयामी और त्रिआयामी चित्रण,
द्विआयामी चित्रण होता है। द्विआयामी चित्रण का मतलब क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई, मतलब एक जैसे कागज होता है, कागज क्या होता है, पेपर, यानी द्विआयामी होता है। पेपर क्या होता है सदैव द्विआयामी होता है, यानी वो सपाट होता है। और त्रिआयामी, अगर चित्र में चेहरे में जैसे नाक उभरी हुई होती है, ठोडी, ललाट आदि उभरे हुए होते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है कि द्विआयामी चित्रण पर त्रिआयाम का भ्रम उत्पन्न किया जाता है। द्विआयामी, जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर क्या होता है, सदैव द्विआयामी होता है, मतलब एक कागज की लंबाई और चौड़ाई होती है, उसकी मोटाई नहीं होती है। तो त्रिआयामी में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के, मतलब इसके अंदर तो क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। और त्रिआयामी चित्रण में क्या हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस मोटाई। ये क्या हो गया, त्रिआयामी चित्रण। जैसे एक मूर्ति होती है, मूर्ति सदैव त्रिआयामी होती है, चित्र भी क्या होता है, द्विआयामी होता है, लेकिन उस पर त्रिआयाम का भ्रम उत्पन्न किया जाता है। ये मैंने आपको बेसिकली बात बताई है कि द्विआयाम यानी लंबाई और चौड़ाई, जैसे एक कागज हमेशा द्विआयामी होता है, और त्रिआयामी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी दर्शाई जाए तो वो क्या कहलाता है, त्रिआयामी। जैसे मूर्ति सदैव त्रिआयामी होती है। एक कागज हमेशा द्विआयामी होता है, लेकिन उस पर कोई चित्र बनाया जाता है तो उस पर त्रिआयाम का भ्रम उत्पन्न किया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का चित्र बनाता है तो वो लंबाई चौड़ाई तो बनाएगा, लेकिन गोलाई मोटाई आदि बनाने के लिए क्या करेगा, उस कागज पर त्रिआयाम का भ्रम उत्पन्न करेगा, उस पर त्रिआयाम का भ्रम उत्पन्न करेगा, तो वो त्रिआयामी कहलाता है। तो हम मुगल चित्रकला में पढ़ रहे थे कि मुगल कला में के व्यक्ति चित्रों में या छवि चित्रों में अधिकांशतः एक चश्म चेहरों का ही प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं सवा चश्म और पौने दो चश्म चेहरों का भी अंकन किया गया है। सवा चश्म और पौने दो चश्म चेहरों का भी अंकन मुगल चित्रकला में किया गया है। अब इसी प्रकार हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, चित्रों के विषय। चित्रों के विषय, मुगल चित्रकला को सामान्यतः दरबारी चित्रकला कहा गया है। मुगल चित्रकला को सामान्यतः दरबारी चित्रकला कहा गया है, क्योंकि उसमें दरबार से संबंधित चित्रों का ही निर्माण किया गया था ज्यादातर। जैसे राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, यहां पर सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक चित्रों का निर्माण किया गया था, या लोक जीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया था। तो मुगल चित्रकला केवल दरबारी चित्रकला थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुगल चित्रकार का प्रमुख उद्देश्य अपने बादशाह को या शासक को खुश करना होता था। कि मुगल चित्रकार का प्रमुख ध्येय क्या होता था या प्रमुख उद्देश्य, कि अपने बादशाह को खुश करना होता था। इस हेतु अनेक प्रकार के चित्रों का निर्माण मुगल चित्रकारों ने किया। जैसे अनेक चित्रकारों, सबसे पहले हम इसमें ही पहला लेते हैं व्यक्ति चित्र या छवि चित्र, कि अनेक व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया गया। जैसे संतों, बादशाहों, युवराजों आदि या रनिवास की स्त्रियों का चित्रण मुगल चित्रकला में किया गया। कहने का मतलब कि संतों, दरबारियों, सरदारों, बादशाहों, युवराजों आदि के व्यक्ति चित्र
मुगल चित्रकला में अंकित किए गए थे। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के उत्सवों, जैसे युवराजों का जन्म, ताजपोशी यानी जब किसी युवराज का राज तिलक आदि हुआ करता था तो वो क्या कहलाती थी? ताजपोशी। तो युवराजों का जन्म, ताजपोशी, आमोद प्रमोद के दृश्य, रनिवास के दृश्य, उत्सव आदि के चित्रों का निर्माण भी मुगल चित्रकला में किया गया। इसके अतिरिक्त जो मुगल कला थी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई कि मुगल चित्रकला क्या थी? दरबारी चित्रकला थी। तो दरबारियों संतों से मुलाकात या सम्राटों के जीवन से संबंधित चित्र आदि का निर्माण भी मुगल चित्रकारों ने किया। इसके अतिरिक्त जैसे युद्ध, आखेट के दृश्य आदि भी मुगल चित्रकारों ने अंकित किया। चित्रों के विषय में जैसे मैंने आपको पहली चीज बताई कि पहली बात कि मुगल कला क्या थी? दरबारी चित्रकला थी। और मुगल कला में विशेषकर जहांगीर के काल में विशेषतः व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया गया था। व्यक्ति चित्रों में अनेक प्रकार के, जैसे बादशाहों, संतों, दरबारियों या दरबार के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, इसके अतिरिक्त जो संगीतज्ञों आदि से संबंधित व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया गया। दूसरे विषय में क्या आ गया कि दूसरी बात में कि जैसे युवराजों का जन्म, ताजपोशी, आमोद प्रमोद के दृश्य, रनिवास के दृश्य, उत्सव आदि के चित्र भी अंकित किए गए थे। मतलब दूसरे चीज क्या आ गया? उत्सवों से संबंधित चित्र आ गए कि युवराजों का जन्म, ताजपोशी, आमोद प्रमोद के दृश्य, रनिवास के दृश्य, उत्सव आदि के दृश्य। इसी प्रकार ज्यादातर मुगल जो चित्र बने वो दरबारियों, संतों से मुलाकात करते हुए बादशाह या सम्राटों के जीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण मुगल चित्रकला में किया गया। इसके अतिरिक्त युद्ध, आखेट के दृश्य, रथ यात्रा आदि का अंकन भी मुगल चित्रकारों ने किया। यह क्या आ गया? चित्रों के विषय से संबंधित हो गया। इसी प्रकार हम चौथी जो विशेषता है, अन्य विशेषताओं में चौथी विशेषता है प्रकृति तथा पशु पक्षियों के चित्र। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल कहलाता है। तो विशेष रूप से जहांगीर के काल में या मुगल चित्रों में प्रकृति तथा पशु पक्षियों का चित्रण किया गया था। प्रकृति मतलब मानवीय तथा प्रकृति का समावेश मुगल चित्रकारों द्वारा किया गया था। मानवीय तथा प्रकृति का समावेश मुगल चित्रकारों के द्वारा किया गया था। और मुगल चित्रकारों ने प्रकृति से संबंधित अनेक चित्रों का निर्माण किया। ये प्रकृति से संबंधित जो चित्र दृश्य थे, इनका अंकन ऐसे स्थानों से किया गया जहां से मतलब मुगल चित्रकारों ने दिल्ली और आगरा की पृष्ठभूमि, दिल्ली, आगरा, राजस्थान आदि की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर प्रकृति के चित्रों का अंकन किया गया था।
जहां से मुगल काफिले गुजरते थे। कि प्रकृति का अंकन विशेषकर दिल्ली, आगरा, राजस्थान आदि की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर किया गया, जहां से मुगल काफिले गुजरते थे। अब इन प्रकृति के दृश्यों में क्या क्या बातें दर्शाई गई है, वो चीज मेन है। जैसे ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष, ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष, बैंगनी फूलों से झुका कदली वृक्ष, आम, वट, पीपल, केले आदि के वृक्षों का अंकन मुगल चित्रकला में दर्शाया गया है। पहली बात क्या आई? प्रकृति की बात, कि मुगल चित्रकारों ने प्रकृति का अंकन प्रकृति के अंकन में मानव तथा प्रकृति दोनों का समावेश किया है। और प्रकृति का अंकन विशेष रूप से दिल्ली, राजस्थान और आगरा की पृष्ठभूमि को आधार मानकर किया गया, जहां से मुगल काफिले गुजरते थे। प्रकृति के अंकन में जैसे ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष, बैंगनी फूलों से झुका कदली वृक्ष, आम, वट, पीपल आदि का अंकन किया गया है। ये क्या गया? प्रकृति। अब पशु पक्षियों से संबंधित चित्रों में, जैसे पशुओं से संबंधित चित्रों में विशेषकर शेर, हिरण, हाथी, जेब्रा, बकरे आदि का अंकन किया गया है। शेर, हिरण, हाथी, जेब्रा, बकरे आदि का अंकन पशुओं में अधिकांशतः किया गया है। वहीं पक्षियों में बाज, बटेर, तीतर, मुर्गा आदि का अंकन पक्षियों में किया गया। इसी प्रकार हम पांचवा जो टॉपिक पढ़ेंगे, पांचवी जो विशेषता है वो पढ़ेंगे हम रंग विधान। पांचवी जो विशेषता है वो है रंग विधान। रंग विधान, मुगल चित्रकारों ने रंगों के विधान में, मतलब मुगल चित्रकारों या मुगल शैली का रंग विधान ईरानी तथा भारतीय रंग विधान से भिन्न है। ईरानी और भारतीय, इन दोनों के रंग विधान से मुगल चित्रों का रंग विधान भिन्न है। विशेषकर मुगल चित्र शैली में सुनहरे रंगों का अधिक प्रयोग किया गया। सुनहरे रंगों का अधिक प्रयोग किया गया। सुनहरे रंगों में अधिक प्रयोग यानी किसी भी रंग में वह श्वेत रंगों के मिश्रण से विभिन्न तानों का प्रयोग करते थे। श्वेत रंगों के मिश्रण से विभिन्न तानों का प्रयोग करते थे। विभिन्न तानों क्या? ये चित्र के तत्वों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तान। तान क्या होती है? रंग के हल्के व गहरेपन को तान कहकर परिभाषित किया जाता है। रंग के गहरे व हल्केपन को तान कहकर परिभाषित किया जाता है। यानी किसी भी रंग में अगर हम काला रंग मिक्स करेंगे तो क्या होगा? गहरा बन जाएगा। और अगर हम किसी भी रंग में सफेद रंग मिक्स करेंगे तो वो हल्का रंग हो जाएगा। तो श्वेत रंग के रंगों के मिश्रण से या श्वेत रंग के मिश्रण से विभिन्न तानों का प्रयोग मुगल चित्रों में किया गया है। इसी प्रकार छठा टॉपिक है हाशिए। हाशिए मुगल चित्रों को तब तक
पूर्ण नहीं माना जाता था जब तक उसे अलंकृत हाशियों से न बनाया गया हो। यानी कभी कभी चित्र में चित्र से ज्यादा सुंदर हाशिए प्रदर्शित होते थे, जिसके कारण चित्र विशेष का मान बढ़ जाता था। यह क्या पढ़ा अपन ने? मुगल चित्रों की विशेषताएं, यानी ये 6 विशेषताएं हमने पढ़ी। ये मुगल चित्रशैली का हमारा टॉपिक खत्म हो गया है।